जय जगन्नाथ, जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ग्रह के बारे में जो ज्योतिष में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस, सबसे मिसअंडरस्टूड और सबसे पावरफुल टीचर माना जाता है। उसका नाम है केतु। केतु को आप प्लैनेट भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक छाया ग्रह है, यानी कि शैडो प्लैनेट। केतु के पास सिर नहीं है, इसीलिए ये प्लानिंग नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास पैर है और वो पैर हमेशा आपको आगे चलने देते हैं उन रास्ते पर जो आपके पास्ट कर्मों ने बनाया है। देखो, राहु जो है वो फ्यूचर का सपने दिखाता है, डिज़ायर्स और क्रेविंग देता है। और केतु जो है वो पास्ट का हिसाब दिखाता है और डिटैचमेंट देता है। केतु आपको रिमाइंड करता है कि जो आप पकड़ कर बैठे हो वो परमानेंट नहीं है, इसलिए केतु का असली काम है आपको ऊपर उठाना, एक ऐसी पॉइंट पे लाना जहां आपको अपनी असली मकसद समझ आए। दोस्तों, केतु को समझने का एक और तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाउड को समझो। ये एक बादल की तरह होता है जो आपके दिमाग पर छा जाता है और उस बादल के नीचे आपको लगता है कि मुझे सब आता है। लेकिन असल में वही केतु का ट्रैप है। जब तक आप आई नो एवरीथिंग वाले ईगो में हो, केतु आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करेगा। और जैसे ही आप सरेंडर करते हो, गुरु की तलाश करते हो, वही केतु आपको सामने एक टीचर भेज देता है। इसलिए केतु को कहते हैं मोक्ष का द्वार या फिर मुक्ति का कारक। यही वो एनर्जी है जो आपको एक गुरु की तरफ ले जाता है, आपको सीखने की असली चाहत देता है। गुरु के पास भगवान से जुड़ने का पावर नहीं है, वो सिर्फ एंड सिर्फ केतु के पास है। इसलिए केतु ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो आपको डायरेक्टली भगवान से लिंक करवाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, केतु का संबंध जो है ना वो जिह्वा पर है, यानी कि टोंग, ठीक है? और जिह्वा, कान और नाक के ऊपर पार्ट से है। तो सोचो एक बात, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो आँखें कमज़ोर हो जाती है, पैर जो है वो धीमा हो जाता है, धीरे-धीरे चलता है इंसान, ठीक है? सुनाई भी नहीं देता। लेकिन जो टेस्ट है यानी जो जीवा है, टेस्ट वो आखिरी तक रहता है। तो इस बात का सिंबल ये है कि केतु का सेंसेस जो है वो आखिरी तक चलता है, यानी कि आखिरी तक एक्टिव रहता है। यानी ज्ञान और सत्य के स्वाद कभी पुराना ही नहीं होता। तो केतु का डीपर लिंक आपका स्वादिष्टान चक्र से लिंक है। यही आपका क्रिएशन और प्रोक्रिएशन का सेंटर है। अगर ये बैलेंस में हो तो इंसान वाइज़ होता है, और अगर इम्बैलेंस में हो तो डिज़ायर्स, कन्फ्यूज़न और डिटैचमेंट दोनों आ जाते हैं। और इसी चक्र में गणेश जी का वास माना गया है। तो गणेश जी ही आपको देते हैं रिद्धि, जो वर्ल्डली सक्सेस को डिनोट करता है, और सिद्धि यानी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को डिनोट करता है। इसीलिए केतु को बैलेंस करने के लिए गणेश जी का उपासना सबसे बेस्ट है। एंड ये जो बुक्स है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी बुक्स में भी दिया गया है। अगर हम वास्तु को पकड़े तो वास्तु के अकॉर्डिंग केतु का जो ज़ोन है या फिर जो डायरेक्शन है, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर है। तो अगर ये ज़ोन डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी लाइफ में केतु के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। जैसे कन्फ्यूज़न होना, फेलियर्स बार-बार आना, ठीक है ना? डिटैचमेंट होना। इसीलिए घर का ये हिस्सा हमेशा मतलब क्लीन रहना बहुत आवश्यक है। और सबसे जो बड़ा पॉइंट है, केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको दुनिया के हर फील्ड में चेक कराता है। तो कहीं पे भी बैठ जाए, फर्स्ट हाउस में हो तो आप अपने आप से बात करेंगे। सेकंड हाउस में हो तो पैसा मिलेगा लेकिन फैमिली से डिटैचमेंट हो जाओगे। सेवंथ हाउस में है तो रिलेशनशिप में बहुत सारे टेस्ट होंगे। और टेंथ हाउस में है तो जॉब का सुकून ही नहीं मिलेगा, बार-बार चेंजेस होगा, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट काम करना पड़ेगा। पर एक बात फिक्स है कि केतु हमेशा आपको एक ही मैसेज देता है कि जो तुम पकड़ कर बैठे हो वो सिर्फ माया है। तो इसीलिए अगर आपको केतु का असर समझना है तो उसे दुश्मन मत समझो, उसको अपना दोस्त बनाओ, ठीक है ना? क्योंकि राहु आपको नीचे गिरा सकता है, पर केतु ही आपको असली ऊपर उठा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो कैसा रिजल्ट देता है। देखो, केतु लग्न वाले लोग बचपन से ही थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना? वो एकदम आम बच्चों जैसे नहीं होते, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते। कभी-कभी ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, कभी कभी अपने आप में ही घुस जाने वाले होते हैं। अक्सर उनके आस-पास लोग कहते हैं कि ये अपनी ही दुनिया में रहता है। उनका दिमाग में एक मतलब परमानेंट सेल्फ क्वेश्चनिंग मोड हमेशा चलता रहता है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं? क्या ये सच में मैं ही हूँ? मैं कौन हूँ? तो ये सब चीज़ें जो है वो बार-बार आती रहती है। ठीक है? ये उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत भी है और सबसे बड़ी चैलेंज भी। ऐसे लोग कभी एक जगह सेटल ही नहीं हो पाते। उन्हें हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करना होता है, करियर, लोकेशन या आइडियाज़ वगैरह। इस वजह से उनकी लाइफ़ में बार-बार सडन टर्न आते हैं। इमोशनली ये लोग थोड़े डिटैच्ड होते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर को लगता है कि ये लोग थोड़ा दूर-दराज़ है, और असल में वो अपने अंदर ही क्वेश्चन में इतने उलझे रहते हैं कि मतलब उनको बाहर का लोग जो है, वो सेकेंडरी लगता है। तो दोस्त भी कम होते हैं, पर जितने मतलब जिनसे फ्रेंडशिप होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है और लॉन्ग टर्म होता है। प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का है। कभी लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो बढ़िया है, ठीक है ना? वो सब ठीक है, लेकिन फिर अचानक क्या हो जाता है कि सब छोड़कर उनको लगता है कि नहीं-नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो बढ़िया है।
कभी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन फ़ॉलो करते हैं, कभी उनके नॉर्म्स को तोड़ देते हैं। इस वजह से फैमिली को उन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब मेंटर, टीचर या गाइड उनकी ज़िंदगी में आता है, जो उनकी सोच को डायरेक्शन देता है, और दूसरा जब उनके पास एक स्ट्रक्चर, रूटीन या डिसिप्लिन होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन का उनको अंदर का कन्फ्यूज़न और भी बढ़ जाता है। एक लाइन में कहूँ तो केतु फास्ट हाउस वाले सीकर्स होते हैं, उनकी लाइफ में असली काम जो है वो अपना पहचान तोड़ना और नई रोशनी में अपने आप को दोबारा बनाना होता है। तो केतु जब सेकंड हाउस में होता है तो इंसान के लिए पैसा और फैमिली दोनों ही अजीब इक्वेशन बन जाता है। जैसे लोग पैसा कमा लेते हैं, उनमें फाइनेंशियली स्मार्टनेस होती है, लेकिन उस पैसों को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अब जितने भी पैसा कमाओ, कुछ ना कुछ अधूरा लगता ही लगता है। हमेशा लगता है कि कुछ मिसिंग है और चाहिए, या जो मिला उसका क्या फ़ायदा? चीज़ें इंडिकेशन जो है वो आती है। फैमिली के साथ कनेक्शन थोड़ा डिटैच्ड होता है जब भी फैमिली गैदरिंग में बैठे। अक्सर उन्हें लगता है कि मैं इन सबसे अलग हूँ। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डिस्टेंस जो है वो बना रहता है। कई बार उन्हें अपने ही घर में आउटसाइडर जैसे फ़ील होता है। तो ये सब है केतु सेकंड हाउस का। और दूसरी चीज़ ये है, उनकी आइज़ जो है, आँखें, वो काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस होती है। मतलब जैसे दूसरों के अंदर तक देख लेना, ठीक है ना? तो लोग उन्हें ऑब्जर्वेंट कहते हैं, जिसका केतु सेकंड हाउस में होता है। लेकिन कभी-कभी उनका मतलब जो गेज़ होता है वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। मतलब केतु यहाँ उन्हें नेचुरली सस्पिशियस और एनालाइज़िंग बनाता है। और दूसरी बात ये है, उनकी आँखें जो होती है, आइज़, तो वो एक शार्पनेस होती है उसमें। जैसे दूसरों को अंदर तक ही देख लेते हैं, लोग उन्हें ऑब्जर्वेंट कहते हैं। कभी-कभी क्या होता है, उनका जो देखने का स्टाइल होता है वो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होता है या फिर लगता है। तो केतु यहाँ उन्हें नेचुरल सस्पिशियस एंड एनालाइज़िंग बनाता है। चैलेंजेस ये है कि इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फैमिली से अपनी फीलिंग शेयर करना मुश्किल होता है। कभी रो नहीं पाते, कभी जो दिल में है वो कह नहीं पाते। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, एक इनविजिबल वॉल उनके और अपने के बीच में बन जाती है, ठीक है ना? तो ऐसा सिचुएशन होता है। हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब वो फैमिली के साथ कॉन्शियसली टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे उनका मन ना भी हो। जब वो अपना पैसा या रिसोर्स दूसरों के काम में बिना एक्सपेक्टेशन के यूज़ करें, तो तभी उनका अंदर का जो ब्लॉक होता है, वो थोड़ा हल्का होता है। अगर इसको हम एक लाइन में डिफाइन करें कि केतु सेकंड हाउस वाले लोग पैसा बनाते हैं, पर असली सीख ये है कि उनको जो फैमिली टाइज़ और इमोशन है, वो पैसों से भी ऊपर है, तो ये थोड़ा-सा सोचना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, जब केतु थर्ड हाउस में होता है, तो इंसान का आवाज़ और एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है। ये लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन स्टाइल फ़ॉलो नहीं करते, बातें थोड़ी अजीब लग सकता है, कभी बहुत डीप होता है, कभी बिल्कुल ब्लंट होता है, कभी लगता है कि कुछ मिसिंग है। इस वजह से लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि ये क्या कहना चाहते हैं। भाई-बहन के साथ उनका जो बॉन्डिंग है थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो सिबलिंग्स को दर्शाता है। या तो ये डिस्टेंस रहता है उनके बीच में, भाई-बहन के बीच में, या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन एक चीज़ पक्की है, ये लोग अपनी सिबलिंग्स के साथ एक अनफिनिश्ड जो है ना कर्मा, वो लेकर आते हैं। और उनकी सोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होता है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन हॉबीज़ और इंटरेस्ट कभी ना कंप्लीट नहीं होते। आज गिटार सीखने का मन किया, कल सिंगिंग का मन करेगा, कल राइटिंग का मन करेगा, पर दोनों मतलब आधा-अधूरा रास्ते में ही छोड़ देते हैं। ये केतु का पैटर्न है, शुरू करो, स्टार्ट करो, लेकिन उसको ख़त्म मत करो। तो उनके अंदर एक डिफरेंट वॉइस होती है। अगर ये लोग राइटिंग या फिर जर्नलिज़्म या मीडिया में जाएँ तो एकदम अलग पहचान बनता है। और केतु का थाड़ा उसका एक इंडिकेशन है, ये लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि कोई इंसान जो है वो सोच नहीं सकता, मतलब एकदम डिफरेंट, ठीक है ना? लेकिन चैलेंज यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में गैप रहता है। अक्सर अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ऐसे लोग। हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है ना? कम्युनिकेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मतलब लेते हैं। जैसे रेगुलर राइटिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ठीक है ना? ये सब चीज़ प्रैक्टिस करना। बट या फिर किसी एक हॉबी को ना तो डिसिप्लिन के साथ हम अगर फॉलो करेंगे, तो तभी कुछ बात बनता है। तो जैसे उनका आवाज़ शेप लेती है, धीरे-धीरे बढ़ता है, तो वही उनका जो है वो पहचान बन जाता है। इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करें, केतु थाड़ा उसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक लाइन में, केतु थाड़ा हाउस वाले लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वॉइस लेकर आते हैं आप, और अपनी एक्सप्रेशन को डिसिप्लिन और पॉलिश कर लेते हैं। अगर अपनी एक्सप्रेशन को डिसिप्लिन या फिर पॉलिश कर लेते हैं, मतलब थोड़ा-सा इस पे काम करें, तो बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, अभी आते हैं केतु 4th हाउस में। केतु जब 4th हाउस में होता है तो इंसान का दिल और घर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। चाइल्डहुड से ही ऐसा लोग जो है वो कुछ अलग ही फ़ील करते हैं, चाहे घर कितना भी बड़ा हो, उन्हें अपना घर कभी अपना ही नहीं लगता। ठीक है ना? मन में हमेशा एक रेस्टलेसनेस होती है, जैसे मैं जहाँ भी हूँ ये मेरा जगह नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मदर के साथ रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। या तो इमोशनल डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग या कभी-कभी हेल्थ इश्यूज़ मदर की तरफ से आएगा।
और नेटिव को अक्सर जो है वो लगता है कि उनका जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। उनकी सोच हमेशा पीस और सुकून की तलाश करती है, लेकिन मतलब जो पैराडॉक्स ये है कि जहाँ भी सुकून ढूँढते हैं, वहीं से उन्हें बेचैनी मिल जाती है। पता है 4th हाउस जो है वो होम है, यानी कि व्हीकल्स का घर है, लैंड का घर है, प्रॉपर्टी जो है वो भी 4th हाउस से देखी जाती है। तो ये सब चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन जो है वो रहती है। करियर वाइज़ देखें तो कॉर्पोरेट या स्टेबल डेस्क जॉब में टिक नहीं पाते, क्योंकि अंदर से ना उन्हें लगता है कि मैं कुछ और करने के लिए बना हूँ। इस वज़ह से उनका करियर पाथ ज़िगज़ैग होते हैं, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है ना? कभी शिफ्ट होगा, कभी रिलोकेशन, सो ये सब चीज़ें होती रहती है। रिलेशनशिप में भी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली थोड़ा डिटैच्ड होते हैं, पार्टनर या फैमिली को लगता है कि ये पूरा इन्वॉल्व भी नहीं हो पाता ये पर्सन। तो हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब अपनी इनर पीस खुद के अंदर बनाते हैं, ना कि आउटर सर्कमस्टेंसेस में। जैसे मेडिटेशन हो गया, कोई क्रिएटिविटी वर्क हो गया जो अंदर से सेटल करे, तभी वो अपने दिल को रेस्टलेस पैटर्न को बैलेंस कर सकते हैं। अगर इसको हम एक लाइन में बोलें कि केतु 4th हाउस वाले कैसे हैं, तो केतु 4th हाउस वाले लोग दुनिया भर का घर ढूँढते रहते हैं, लेकिन असली घर उन्हें तब मिलता है जब वो अपने अंदर घर बना लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं केतु 5th हाउस में। केतु जब 5th हाउस में होता है तो इंसान का सोच, क्रिएटिविटी और प्यार ये सब थोड़ा अनयूजुअल हो जाता है। ये लोग बचपन से ही हट के सोचते हैं, क्योंकि जो 5th हाउस होता है वो बुद्धि का होता है। ओके। जहाँ सब बच्चे एक तरीके से बिहेव करते हैं, ये मतलब उल्टा अलग चलता है केतु 5th हाउस वाला पर्सन। कभी उसकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उन्हें जीनियस बोलते हैं। कभी वो इतना एब्सेंट माइंडेड लगते हैं कि सब लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो 5th हाउस जो होता है वो रोमांस का होता है, प्यार का होता है। तो रोमांस और लव लाइफ में क्लैरिटी की कमी रहती है। केतु यहाँ इल्यूज़न बनाता है, और या तो गलत इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है इंसान, या असली फीलिंग्स को समझने के पहले ही ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से रिलेशनशिप में उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा लेसन बन जाता है, या फिर ऐसा पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में धोखे खा के ही बहुत बड़ा आगे जाते हैं या फिर सीखते हैं। या फिर ये ऐसा है कि केतु 5th हाउस या फिर सैटर्न 5th हाउस, तो ये सब चीज़ें होता है। क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है पर स्ट्रक्चर नहीं होती, कभी पोएट्री, कभी आर्ट, कभी रिसर्च, वो सब ट्राई करते हैं, लेकिन एक जगह फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लोग उन्हें मल्टी टैलेंटेड तो बोलते हैं, बस साथ ही साथ उनको अनसेटल्ड भी कहते हैं, क्योंकि मतलब टिक नहीं पाता हर काम में, तो 10 जगह हाथ मारेगा, ठीक है ना? जो बच्चों के साथ जो है वो कार्मिक लिंक होता है, या तो उनके लाइफ में डिले से बच्चे आते हैं, या उनके बॉन्ड थोड़ा डिटैच लगता है। केतु यहाँ टेस्ट करता है कि आप प्यार को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं या आप सेल्फलेस तरीके से। एक चीज़ को हमेशा याद रखना है, केतु का अगर पकड़ना है, तो वो भाव का भूखा है, ठीक है ना? तो सेल्फलेस जितना आप होंगे उतना ही बढ़िया है। तो सबसे बड़ी जो 5th हाउस वाले केतु का है, वो दूसरी बात ये है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ओवरथिंकिंग एंड कन्फ्यूज़न, ठीक है? क्योंकि 5th हाउस जो है वो बुद्धि का है, और तो ये सब चीज़ें जो होगा नेचुरल है। हर चीज़ में क्लैरिटी ढूँढते हैं, लेकिन क्लैरिटी मिलता ही नहीं है। हेल्प उन्हें तभी मिलती है जो वो अपने क्रिएटिविटी को एक डायरेक्शन देते हैं, और अपना नॉलेज जो है ना वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। टीचिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, या गाइडिंग रोल्स जो है उनके लिए सबसे बड़ा पावरफुल टूल माना जाता है। एक लाइन में इसको हम अगर डिफाइन करें कि तो 5th हाउस वाले लोग दिल और दिमाग से मुसाफिर होते हैं। मुसाफिर यानी जब तक अपनी क्रिएटिविटी को शेयर ही नहीं करते हैं, तो उनकी जर्नी जो है वो अधूरा रहती है। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं केतु 6th हाउस में। अच्छा, केतु जब 6th हाउस में होता है तो इंसान की लाइफ में कंपटीशन, एनिमीज़ और हेल्थ से जुड़ा कार्मिक लेसन्स आते हैं। ये लोग अक्सर अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहाँ उन्हें फाइट करना पड़ता है। कभी ऑफ़िस पॉलिटिक्स हो गया, कभी लीगल इश्यू हो गया, ठीक है ना? कभी हिडन एनिमीज़ हो गया। लेकिन आयरनी ये है कि वो अपने दुश्मन को समझ भी नहीं पाते। उन्हें लगता है कि सब नॉर्मल है, और पीछे से कोई गेम चला रहा होता है। तो ये चीज़ होती है, और उनकी सोच जो है वो एक अजीब-सी, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन जिसको बोलते हैं, तो वैसी होती है। एक तरफ से वो डिसिप्लिन और ऑर्डर के लिए स्ट्रगल कर, और दूसरी तरफ रूटीन से बोर भी हो जाते हैं। इस वजह से उनकी डेली लाइफ में काफ़ी ओवरवर्क, कभी लेज़ीनेस, कभी एक्सट्रीम्स। केतु जब 6th हाउस में होता है तो डिजीज़ जो है वो डायग्नोस नहीं होता तुरंत, ठीक है ना? डिले होता है। वर्क प्लेस में ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, मतलब टैलेंट तो बढ़िया है, लेकिन उनका पहचान जो है वो तब होती है जब वो अपने काम को सेल्फलेसली, अगर ईगो से काम करेंगे तो हर जगह अपोज़िशन मिलता है, और अगर डिटैच होकर सेवा करते हैं तो उनकी वही दुश्मन जो है उनके सपोर्टर्स में परिवर्तन होते हैं। ओके। रिलेशनशिप में भी उनके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, ट्रस्ट इश्यू बेसिकली आ जाता है केतु 6th हाउस का। कभी लगता है कि दोस्ती या पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होती है, पर अचानक पता चलता है कि पिछले से जो है वो धोखा हुआ है। ओके। तो हेल्प उन्हें तभी मिलती है कि
तो हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब वो अपने डिसिप्लिन और सर्विस एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। मतलब काम के लिए काम करना, रिकॉग्निशन की चिंता किए बिना। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही वो इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो उनके एनिमीज़ जो है वो खुद कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर केतु सिक्स्थ हाउस को एक लाइन में बोले तो केतु सिक्स्थ हाउस वाले लोग फाइटर्स होते हैं। उनकी असली जीत जो है वो तभी होती है जब वो ईगो से नहीं, सर्विस और डिसिप्लिन से लड़ाई करें। ठीक है ना? लड़ते हैं। और अभी आते हैं केतु सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस सबको पता है मैरेज का हाउस है। तो केतु जब सेवंथ हाउस में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में रिलेशनशिप और पार्टनरशिप सबसे बड़ा कार्मिक सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है? तो ये लोग शुरू से ही दूसरे पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, पर बार-बार धोखा या डिसअपॉइंटमेंट का सामना करते हैं। मैरिज या सीरियस रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न, डिले या ब्रेकअप्स आम होते हैं। मतलब नॉर्मल सी चीज़ है ये सब, जो केतु सेवंथ हाउस में बैठता है। और उनकी सोच काफ़ी मतलब कुछ अलग ही होता है। एक एक तरफ वो कंपेनियनशिप की तरफ तरसते हैं, दूसरी तरफ जब पार्टनर मिलती है तो उन्हें सफोकेशन फ़ील होता है। तो उन्हें सिखाता है कि सब रिश्तों को पकड़ कर बैठने की ज़रूरत नहीं है, अटैचमेंट छोड़ो नहीं तो फिर फॉल होगा। केतु अक्सर ऐसे लोग अट्रैक्ट करता है जो उनकी राह बदलने आता है, या तो उन्हें नीचे गिरा देता है या एक नया लेसन दे जाता है। उनकी प्रॉब्लम्स ये होती है कि फेक पीपल और फेक प्रॉमिस के जाल में फँस जाते हैं। केतु जब 7th हाउस में होता है तो बार-बार टेस्ट करता है कि तुम्हें असली और नकली में फ़र्क करना आता है या फिर नहीं। जब तक तुम अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं करते, तब तक ज़िंदगी में इमोशनल अप्स एंड डाउन चलती रहती है। हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब अपना फ़ोकस खुद पर लाते हैं, ठीक है ना? दूसरों की बजाय। जब उन्हें समझ आता है कि उनका जो असली जर्नी है, एक पार्टनर के सहारा नहीं बल्कि अपनी खुद की क्लैरिटी के थ्रू वो स्टेबल फ़ील करते हैं। केतु का अगर 7th हाउस में एक लाइन में बोले तो केतु 7th हाउस वाले लोग की ज़िंदगी का असली लेसन जो है वो है फेक रिलेशनशिप को तोड़कर अपने असली आप को पाना, ठीक है? अपने आप को पाना। तो अभी केतु 8th हाउस में देखते हैं, केतु जब 8th हाउस में होता है तो इंसान की ज़िंदगी एक मिस्ट्री नॉवेल बन जाती है। यानी ये लोग कभी स्ट्रेट पाथ पे चलते ही नहीं हैं, ठीक है ना? हमेशा थोड़ा सडन अप्स एंड डाउन हो गया, हिडन ट्रूथ हो गया, हिडन सीक्रेट हो गया, ओके। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं उनकी लाइफ़ में। चाइल्डहुड से ही उनका सोच जो है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी नहीं, मतलब बियॉन्ड ऑर्डिनरी होती है। जैसे वो दुनिया के अंदर छुपी चीज़ों को समझना चाहते हो। डेथ हो गया, ऑकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, साइकोलॉजी, रिसर्च, ये सब 8th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो इन सब सब्जेक्ट की तरह नेचुरल जो है वो उनका पूल होता है, खींचता है, ठीक है ना? ये सब सब्जेक्ट्स लोग कभी-कभी उन्हें वियर्ड यानी कि मतलब थोड़ा-सा अजीब समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बातें सुपरफिशियल नहीं होती, वो सीधा रूट तक जाना चाहते हैं। चैलेंजेस काफ़ी इंटेंस होती है, 8th हाउस सीक्रेट्स का है और केतु कन्फ्यूज़न का। तो उनकी लाइफ में सडन लॉसेस, सडन ब्रेक्स या बिट्रेयल्स यानी कि धोखा वगैरह, तो ये सब चीज़ कॉमन होता है। हेल्थ भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, स्पेशली हिडन डिजीज़ या एंग्जायटी टाइप इशू। रिलेशनशिप में उनका ट्रस्ट या क्राइसिस रहता है, पार्टनर के साथ सीक्रेसी या कुछ ना कुछ वो सामने आती ही रहती है। अक्सर पार्टनर के थ्रू भी ज़िंदगी ड्रास्टिकली चेंज होता है, जैसे कार्मिक। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर पाते, कभी-कभी ऑब्सेशन, कभी पूरी तरह से डिटैचमेंट। इस वजह से उनके अपने एनर्जी बैलेंस करना सीखना पड़ता है। हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब अपनी रिसर्च और ऑकल्ट इंटरेस्ट को कंस्ट्रक्टिव फॉर्म देते हैं। मतलब जो अंदर का अनआंसर्ड क्वेश्चन है, उन्हें यूज़ करके नॉलेज क्रिएट करो और दूसरों को हेल्प करो। जैसे ही वो अपनी मिस्ट्रीज़ को मीनिंगफुल बना देते हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो धीरे-धीरे स्टेबलाइज़ होना शुरू हो जाता है। इसको अगर हम एक लाइन में बोले तो केतु 8th हाउस वाले लोग जन्मों से राज लेकर आते हैं। उनका असली काम डार्कनेस में उतरकर अपना और दूसरों के लिए रोशनी बनाना होता है। ठीक है? तो अभी जाते हैं केतु 9th हाउस का। जब केतु 9th हाउस में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि सच्चाई क्या है? गुरु कौन है? मेरा असली धर्म क्या है? ये लोग बचपन से ही रिलीजियस या स्पिरिचुअल मैटर को लेकर उलझन में रहते हैं, कभी अंधविश्वास में चल जाते हैं, कभी बिल्कुल ही क्वेश्चनिंग मोड में होते हैं, जैसे हर चीज़ का सवाल करना है। फादर या गुरु फिगर्स के साथ रिश्ता थोड़ा कार्मिक होता है, या तो फादर के साथ इमोशनल गैप होता है या उनकी गाइडेंस कन्फ्यूज़ करता है। ज़िंदगी में उनको एक ऐसा गुरु की तलाश रहती है जो उन्हें सच की डायरेक्शन दे, और जब वो मिल जाते हैं तो तब उनकी लाइफ जो है वो पलट जाती है। ट्रैवल और फिलॉसफी भी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है वो हिस्सा होती है। अ, जितना ज़्यादा घूमते हैं, जितना ज़्यादा किताब पढ़ते हैं, उतना ही लगता है कि मैं अभी भी कुछ नहीं जानता। ये तो उन्हें बार-बार सिखाता है कि एक्सटर्नल सर्च से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरनल सर्च है। उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है, वो होती है बिलीफ सिस्टम का क्राइसिस।
यानी कभी किसी आइडियोलॉजी पर पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं, कभी फिर उसे तोड़ देते हैं। इस वजह से उन्हें लाइफ में कभी-कभी सोल लस्ट की तरह फ़ील होते हैं, मतलब जो आत्मा है उनका भटक मतलब कभी उनको लगता है कि मेरा आत्मा जो है वो भटक चुका है, कुछ पता ही नहीं क्या होगा, मतलब कुछ पता ही नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब वो इनर गुरु को जागृत करते हैं। मतलब ब्लाइंडली फ़ॉलो करने की बजाय वो अपने अंदर को अगर विज़डम को एक्सप्लोर करें, अंदर की जो विज़डम है उसको एक्सप्लोर करें, एक जेन्युइन गुरु या मेंटर का रोल उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक लाइन में अगर इसको बोले तो केतु 9th हाउस वाले लोग दुनिया भर का धर्म और सच की तलाश करते हैं, लेकिन असली गुरु उन्हें तब मिलती है जब वो अपने अंदर झाँक कर देखते हैं। तो अभी आते हैं केतु इन 10th हाउस। जब केतु 10th हाउस में होता है तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो कैरियर और पब्लिक इमेज के आस-पास ही घूमता है। तो ऐसे लोग को प्रोफेशनल जर्नी सीधी लाइन में कभी नहीं चलती, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। और सबसे पहली बात ये है कि केतु 10th हाउस वाले मतलब करियर में टिक ही नहीं पाते। बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं, वो टिकने ही नहीं देता केतु। आइदर फॉरेन जाना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर केतु का काम करना पड़ेगा। कभी अचानक प्रमोशन होता है, कभी अचानक फॉल, ये एक जैसे एक रोलर कोस्टर होता है, तो उसी की तरह होता है, ठीक है ना? कभी ऊपर, कभी नीचे। अंदर से ये लोग काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी और रेपुटेशन का मामले में काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं। चाहे दुनिया उन्हें बॉस कहे या उनका स्टेटस बड़ा हो, दिल में एक हमेशा ना खालीपन रहती है। जैसे ये सब करके भी मन सैटिस्फाई क्यों नहीं होता? ये बार-बार क्वेश्चनिंग होता है। ये तो उन्हें सिखाता है कि करियर सिर्फ़ पैसा और नाम के लिए नहीं होता, बल्कि एक हायर पर्पज़ के लिए होना चाहिए। एक कॉर्पोरेट ऑफ़िस में भी उनका अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। रूल्स तोड़ना, अनकन्वेंशनल तरीके लाना, लेकिन इस वजह से कभी-कभी उन्हें सिस्टम क्लास का सामना करना पड़ता है। लेकिन केतु के इफ़ेक्ट से ये लोग अपनी असली राह तभी पाते हैं जब वो अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर आते हैं। जैसे बिज़नेस, रिसर्च, स्पिरिचुअल काम या फिर कोई यूनिक प्रोफ़ेशन जो पूरा हट के हो। उनकी प्रोफ़ेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं मिलती। एक ही जॉब, एक ही रोल में सैटिस्फैक्शन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार वो अपने करियर के बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। ठीक है। तो हेल्प उन्हें तभी मिलती है जो अपने काम और सेवा को एक हायर गोल से जोड़ देते हैं, मतलब सिर्फ पैसा या पोजीशन के लिए नहीं, उसमें एक बड़ा पर्पस देखना है, तभी उनकी प्रोफेशनल एनर्जी जो है वो बैलेंस होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर केतु को हम एक लाइन में बोले तो 10th हाउस वाले लोग दुनिया के लिए काम करते हुए दिखते हैं, पर असल में उनका कैरियर एक स्पिरिचुअल मिशन बन जाता है। अब आते हैं केतु 11th हाउस में। तो केतु जब 11th हाउस में होता है तो इंसान के लिए फ्रेंड्स, नेटवर्क्स और गेन्स जो है वो सबसे बड़ा कार्मिक सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे लोग दिखने में बहुत सोशली लगते हैं। उनके आसपास हमेशा ग्रुप्स या कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन अंदर से वो कनेक्शन और डिटैच फील करते हैं। जैसे क्राउड में होने के बावजूद एकदम एक अकेलापन, ठीक है ना? तो वैसे फील होता है। उनकी सोच फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, बड़े सपने, गोल्स, एम्बिशन, लेकिन केतु कन्फ्यूज़ करता है कि एक तरफ से डिज़ायर होती है सब कुछ अचीव करने की, दूसरी तरफ से जब अचीवमेंट मिल जाती है तो वो सैटिस्फाई नहीं होता। मतलब एक परमानेंट समथिंग इज़ मिसिंग वाली फीलिंग हमेशा रहती है। फ्रेंडशिप और दोस्ती भी उनके लिए ट्रिकी होते हैं। अक्सर उन्हें ऐसा दोस्त मिलता है जो या तो सेल्फ सेंटर्ड होता है या उनके कार्मिक अकाउंट्स पूरे करने आता है। तो धोखा, मिसअंडरस्टैंडिंग या यूज़ किया जाना कॉमन होता है। इस वजह से वो धीरे-धीरे अपनी दोस्ती को सिलेक्टिव बना देते हैं। मतलब जितना भी अगर अगर 10 दोस्त हैं तो ऐसा होगा टाइम, ऐसा पीरियड आएगा तो आपको सब कुछ सब धोखा देकर चले जाएँगे। कोई 2 या 3 ही बचेगा। तो 11th हाउस जो होता है वो फाइनेंशियली भी देखा जाता है। फाइनेंशियली गेन्स के मामले में उनकी लाइफ़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सडन होता है। कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफ़िट, कभी अनएक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है ना? तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए उन्हें अपने गोल्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनकी प्रॉब्लम्स होती है कि डिज़ायर्स का ओवरलोड, हमेशा लगता है कि और ज़्यादा चाहिए, और जब जब मतलब मिल जाता है वो चीज़ें, लगता है कि बस यही इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। तो ये सब मन में आता है। हेल्प उन्हें तभी मिलती है जो अपने ड्रीम्स को एक लार्जर पर्पस से अलाइन करते हैं। मतलब पर्सनल ग्रीड के बजाय अगर उनका नेटवर्क और एम्बिशन कलेक्टिव वेलफेयर में लगाए तो उन्हें रियल सैटिस्फैक्शन मिलता है। इसको अगर हम बोले एक लाइन में तो केतु 11th हाउस वाले लोग के लिए असली दोस्ती और असली गेन्स तभी आते हैं जब वो अपने गोल्स सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए बनाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो 11th हाउस होता है वो सोशली कनेक्टेड का हाउस होता है। जब केतु 12th हाउस में होता है तो इंसान का ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिडन बन जाती है, मिस्टिकल बन जाती है। ये लोग दुनिया के नॉर्मल रूटीन में फिट नहीं बैठते, जैसे एक अलग ही वेवलेंथ में चले रहते हैं। उनके अंदर एक नेचुरल पुल होती है कि स्पिरिचुअली मेडिटेशन, ड्रीम्स, और बचपन से ही ये लोग अकेलापन पसंद करते हैं। कभी-कभी उनको आँखों में ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसके पीछे कुछ न कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
केतु और इंट्यूशन उनके सबसे बड़ी गाइड होती है, ठीक है ना? तो भी चैलेंजेस भी यहाँ इंटेंस होते हैं। 12th हाउस लॉसेस का होता है, इसीलिए उनका लाइफ में हिडन एक्सपेंसेस, आइसोलेशन या हॉस्पिटल प्रिज़न टाइप सिचुएशन आते हैं। कभी-कभी हेल्थ का इश्यू, कभी मेंटल स्ट्रेस, कभी एकदम से फाइनेंशियली ड्रेन। तो उन्हें लगता है कि उनके एफर्ट्स का रिज़ल्ट इनविजिबल हो जाता है, तो ये सब होता है। अच्छा, रिलेशनशिप में भी वो डीपली अटैच्ड दिखते हैं और असल में उनका मन डिटैच्ड होता है, मतलब उन्हें अपना सुकून दुनिया के रिश्तों में नहीं बल्कि सॉलिट्यूड यानी अकेले रहने में मिल जाती है। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब रियलिटी से भागकर अपने ख़्यालों में एडिक्शन या फिर इल्यूज़न में घुस जाना, इस वज़ह से कभी-कभी उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? तो हेल्प उन्हें तभी मिलती है जब वो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को बैलेंस में यूज़ करते हैं। अगर वो अपने ड्रीम्स, मेडिटेशन या इनर विज़न को पॉज़िटिवली डायरेक्शन दें, तो वो हीलर, गाइड या फिर विज़नरी बन जाते हैं। इसको अगर हम एक लाइन में बोलें तो केतु 12th हाउस वाले मतलब ऐसा बोल सकते हैं इस दुनिया का नहीं होते, उनका असली घर जो है वो स्पिरिचुअलिटी और इनर वर्ल्ड में होता है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा केतु हर घर में आपको अलग-अलग तरीके से टेस्ट करता है। केतु फैमिली से अलग करवाता है, कहीं न पार्टनर से, कभी करियर में कन्फ्यूज़न देता है, कभी दोस्त से धोखा द में मतलब करवाता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, केतु सब कुछ छीन कर आपको असली चीज़ की तरफ ढकेल देता है। राहु हमेशा आपको दुनिया के रंगों में उलझा देता है, उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। तो केतु बोलता है कि ये सब तुम्हें पहले भी देखा है बहुत, तो अब तुम्हें अपने असली रास्ते पे चलना है। फ्रेंड्स की ग्रह क्या है कि आपको एक टीचर की तरह पुश करता है, कभी दर्द देता है, कभी लॉसेस देता है, कभी अकेलापन में छोड़ देता है, ठीक है ना? बट पर एंड में इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि अपने आप को अंदर से पहचानो, ठीक है ना? ये तो हमें सिखाता है कि दुनिया का कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता, ना पैसा, ना रिश्तेदार, ना नाम, ना शोहरत, ठीक है ना? परमानेंट सिर्फ़ एक चीज़ है, वो है अपना इनर ग्रोथ, अपना सोल का सफ़र, ठीक है ना? तो जब आप इस बात को समझ लेते हैं, तो केतु आपको शत्रु नहीं बल्कि एक बड़ा गुरु बन जाता है। तब ज़िंदगी में हर दुःख, हर लॉस और हर कन्फ्यूज़न एक नई रोशनी बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।